तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल आप सभी को पता है, आ चुका है, ठीक है। और आपको तैयारी में लग जाना चाहिए और इसी श्रृंखला में प्रश्न बैंक से ही आपका 100% पेपर बनेगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। जो डाउट है आपके मन में कि नहीं यार इस पार्ट में से कितना आएगा ना, कहाँ का पार्ट आएगा, कहाँ का नहीं आएगा, बस मैं तो यूनिट बाय यूनिट पढ़ा रहा हूँ, तुमको बिल्कुल ध्यान उसी तरीके से देना है। आईएमपी के ऊपर एमआई भी लिख दिया, ज़्यादा खास के लिए एमआई, बाकी जगह एम लिख दिया, ठीक है। जल की मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो जल का मोलर द्रव्यमान होता है, देखो भैया H2O सूत्र होता है, तो H का होता है 1, 1 इंटू 2, तो 2 हो गया, और O का होता है 16, तो 16 2 हो गया 18। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.5। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना होता है? तो 32 + 12 होता है, क्योंकि 12 जो है कार्बन का है और 16 जो है ऑक्सीजन का है। तो 16 ने 2 32, क्योंकि 2 बार लिखा, तो 16 2 32 ने 12 44, और मोलर द्रव्यमान भी 44 ही होगा। CH4 का मोलर द्रव्यमान होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 16, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद करना है, क्योंकि यदि इसमें ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये 32.39%, तो क्या है सोडियम है। सल्फर कितना है? 22.54, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान कितना हुआ? तो सबको अपन 100% मान के चलो, तो 100% मान के चल रहे हैं, है ही 100%। तो ये 32.39 ने 22.44, 2 के घटा लोगे तो कितना आएगा? 54.93। ये कितना है? 54.93। भाई 100 में से घटाओगे नहीं तो 45.07 ही आएगा। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते? तो 44 ग्राम होंगे। एथेन के मोलों के में कार्बन के कितने मोल उपस्थित होंगे? तो 6। एसटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा, तो 44 होगा, ग्राम में नहीं आएगा, 44 ही लिखा रहेगा। और 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, तो 4.4 होगी। भी हमेशा फिक्स ही क्वेश्चन रहता है, हमेशा ही आता रहता है। चलिए, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए वहाँ विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मोलरता। मोलरता, ठीक है, हो गया है परिभाषा। केमिस्ट्री शब्द का ये भी इंपॉर्टेंट समान है आपका बिल्कुल प्रश्न, ठीक है। तीसरे की बात करें अपन, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ है रासायनिक क्रिया होता। तो कीमिया, जब प्रेक्षित मान व वास्तविक मान में बहुत कम अंतर होता है, में अंतर बहुत कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यथार्थता, ठीक है। एक्यूरेसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्यूरेसी, ठीक है। यथार्थता लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यथार्थता। किस तत्व का वहाँ सूक्ष्मतम, किसी तत्व का वहाँ सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए इसकी आंसर आपको याद रखना ही पड़ेगा, परमाणु। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। चलिए आगे क्या है इसको देखते हैं। सही जोड़ी, अब देखिए सही जोड़ी है। पहली है आपकी सोडियम जो है जल से क्रिया करती है, तो अपन जब जानते हैं, आपने 10th में पढ़ाई है कि धातुएं जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है, धातुएं जब जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, NaOH और प्लस हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये आपका राइट रहेगा, ठीक है। आया समझ में? ठीक है भैया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए आने के पूरे पूरे चांस है। अच्छा, कैल्शियम जब है आपकी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो क्या होगा? तो कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो ये बनाती है विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है? एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया। अपन ने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन क्या करेगी इसमें कि कैल्शियम एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी। तो इसका जो यहाँ पर आंसर है, ये आंसर इसका ए है। पर लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो ध्यान से। और मिसप्रिंट कितना हिस्सा है? ये है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं इसमें, देखो भाई साहब, अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये सही रहेगा, ये इसका दूसरा हो गया है। KClO3
में कौन सी अभिक्रिया होगी भैया, तो ये अभी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलती ही निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ई ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा है, ठीक है, ध्यान रहेगा भैया। चलिए, हैं, और Fe2 यानी कि ये आपका आयरन है और जल की क्रिया कराएंगे तो लोहे को पर जब भाप से क्रिया करता है ना तो आयरन ऑक्साइड बनता ही बनता है। तो यहाँ पर है ये आयरन ऑक्साइड। ये कितना हो गया आपका 4th नंबर का, और 5वें के लिए आपके सामने ये रहा। कर पाओगे? चलिए, अब सत्य असत्य की बात करें तो इसमें से तीसरा वाला इंपॉर्टेंट और पहले वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। चलिए, सत्य सत्य पे चले आगे। द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, तो नहीं होता कहीं भैया, ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य है। एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो सत्य बात है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब सभी संख्याएं पूर्णांक हो तो सार्थक अंकों की गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है, ये आपका असत्य रहेगा। वहाँ अभिकर्मक जो रासायनिक गणना के आधार पर कम होता है सीमांतक अभिकर्मक कहलाता है, सत्य है ये। चौथे वाला है भार अनुसार व प्रतिशत संगठन दोनों एक ही होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला, समान ताप पर एवं समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये नियम कहलाता है। तो ये नियम कहलाता है आपका एवोगैड्रो नियम। आइलो गदिलो भैया, एवोगैड्रो नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ही पेपर में छपेगा ही छपेगा। चलिए, 4 मोल CH4 का भार लिखिए, ठीक है, तो 64 ग्राम, 64 ग्राम। आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में कैसे प्राप्त करेंगे, तो आणविक जो सूत्र है उसको मूलानुपाती सूत्र में आपको किस तरीके से देना है, तो इसको आणविक सूत्र में सरल पूर्णांक यानी n का भाग देकर, इसको आप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री को एक वाक्य में समझाइए, तो इसको एक वाक्य में समझने के लिए क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में, सुन लेना ध्यान से, बड़ा लिख नहीं पाऊंगा, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान या आयतन में मात्रात्मक संबंध के अध्ययन को ही स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक संकेतन को किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो वैज्ञानिक संकेतन को अपन लिखेंगे n इंटू 10 की पावर n, ठीक है, जहाँ n का मान जो है वो 1.00 से लगाकर 9.99 तक के बीच में होता है। बस इतना सब होते हुए आप तो इतना लिख देना, ठीक है। अब यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्नों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, 2-3 अंक के वाले क्वेश्चन में भी महत्वपूर्ण, कहीं का कौन बता रहा है, कहीं बता रहा है, तो ये तो 100% है कि प्रश्न बैंकों से पेपर बनेगा। फिर इसमें से भी खास खास यदि कहीं के नंबर आए तो सबसे पहला नंबर में तो आपको सार्थक अंक वाला करना ही करना है, ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको, ठीक है, दोनों को ही करना है ये अभिक्रिया, ठीक है। चौथा जो है बात करें, चौथा और 5वां, तो ये तो बेटा 5वीं क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, रियल बात पूछो तो। अब इनमें से यदि हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने यहाँ तक तो बता दिया आपको, अब इसमें से भी अपन खास चुने, तो एक तो पहला ये लिखना है 5वां वाला, ठीक है। 5वें के बाद में आपको सीधा सीधा, ठीक है, ये क्लोरोफार्म वाला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, और ये जो है दूसरा वाला ये करना है आपको, और ये तो करना ही करना है। बस ये 3 क्वेश्चन इनमें से आप कर सकते हैं, हो गया है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से तीसरे की बात करें, गुणित अनुपात का नियम सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, ये तो आपको सरवण ने भी बता ही दिया होगा आपको खुद ही। ठीक है, 4 अंक की बात करेंगे अपन तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि बच्चों में ये नहीं बता सकता जबरन कि नहीं यार की कही है भैया, तो एक दिन 2 दिन पहले मेरे को जैसा लगेगा अनुभव, तो मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, काम आपका धीरे से चलाने की कोशिश भी करेंगे, पर अपना जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये तो आपको पढ़ोगे अच्छे से तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी, आपको बिल्कुल आप पूरा टिपाने तक का ठेका भी मैंने ले लिया है, पास कराने का ठेका किसके पास है, तो भाई साहब अपने पास ही है। ठीक है, तो घबराओ मत। ये था आपका यूनिट 1। अब यूनिट 2 के बारे में भी बता दूंगा।